हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के, जो कि आपकी आगामी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपकी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से। तो जुड़ जाइए आप सभी लोग क्लास के साथ जल्दी से और प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर एसएसटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है श्रृंखला कराइए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी सीटेट परीक्षा निकट ही है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। चलिए प्रारंभ करते हैं और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, सामाजिक अध्ययन के मुख्य दृष्टिकोण हैं। ऑप्शन नंबर 1 समाज केंद्रित हैं, ऑप्शन नंबर बी बाल केंद्रित हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 विषय केंद्रित हैं और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 1 समाज केंद्रित है, ऑप्शन नंबर 2 बाल केंद्रित है, ऑप्शन नंबर 3 विषय केंद्रित है और ऑप्शन नंबर 4 सभी उपरोक्त सभी। जल्दी से जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ बताया जाता है आपको समाज केंद्रित। यह बच्चे को सामाजिक चिंताओं, समस्याओं और मुद्दों से परिचित कराने के लिए संदर्भित करता है। नेक्स्ट विषय केंद्रित है। यह शिक्षक द्वारा वितरित किए जाने वाले पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का महत्व देता है। नेक्स्ट आपका शिक्षक केंद्रित। यह शिक्षक की सक्रिय भागीदारी को संदर्भित करता है, जबकि शिक्षार्थी शिक्षक को निष्क्रिय होकर सुनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधी सीधी लाइनें भी आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समाज केंद्रित भी है, समाज केंद्रित, बाल केंद्रित और विषय केंद्रित उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामाजिक अध्ययन में एक कार्यक्षेत्र से एक क्षेत्र कार्य से छात्र सीखते हैं। सामाजिक अध्ययन में एक क्षेत्र कार्य से छात्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 घटना की वास्तविकता, ऑप्शन नंबर 2 डेटा संग्रह की तकनीक, इसका विश्लेषण, निष्कर्ष और ऑप्शन नंबर 3 लोगों का सामाजिक व्यवहार और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 घटना की वास्तविकता, ऑप्शन नंबर 2 डेटा संग्रह की तकनीक, इसका विश्लेषण और निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर 3 लोगों का सामाजिक व्यवहार और ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन में एक कार्य क्षेत्र से छात्र सीखते हैं। सामाजिक अध्ययन में एक कार्य क्षेत्र से, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत एक क्षेत्र कार्य या कार्य क्षेत्र से छात्र सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं, वास्तविक घटनाओं का ज्ञान, डेटा संग्रह की तकनीक, इसका विश्लेषण और निष्कर्ष करना सीखना, लोगों का सामाजिक व्यवहार यह सीखना। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दायरे में नहीं आता। निम्न में से कौन सा सामाजिक शिक्षण के दायरे में नहीं आता। ऑप्शन नंबर 1 आधुनिक समाज की आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ, नंबर 2 अतीत की गौरवमय परंपराएं, नंबर 3 सामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति की संभावना और नंबर 4 आधुनिक समाज में नैतिक और धार्मिक चेतना। राइट आंसर क्या होगा बताइए। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दायरे में नहीं आता। ऑप्शन नंबर 1 आधुनिक समाज की आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ, ऑप्शन नंबर 2 अतीत की गौरवमय परंपराएं, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति की संभावना और ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक समाज की नैतिक और धार्मिक चेतना। राइट आंसर क्या होगा आपका। राइट आंसर होगा आपका 4 आधुनिक समाज की नैतिक और धार्मिक चेतना। अब समझ लीजिए कि सामाजिक शिक्षण के दायरे में क्या आता है, कहाँ उसका प्रसार है। तो ये चीज़ें हैं, नंबर 1 वर्तमान घटनाओं का अध्ययन, नेक्स्ट मानव संबंधों का अध्ययन, सामाजिक परिवेश का ज्ञान, नेक्स्ट विभिन्न संसाधनों का व्यवहारिक अध्ययन, नेक्स्ट आपका प्राकृतिक विज्ञान और ललित कला का कार्यात्मक अध्ययन, नेक्स्ट अतीत से जुड़े वर्तमान का अध्ययन। देखिए यहाँ पे अतीत से ये दिया हुआ है, ये आपका देखिए रहा, सामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति दी गई है आपको यहाँ पे। तो सामाजिक परिवेश और वर्तमान घटनाओं का ज्ञान आपको दिया हुआ है। आधुनिक समाज की आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ दी गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की कक्षा में नई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों को क्रम में लगाइए। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की कक्षा में नई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों को क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए है आपका संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। ऑप्शन नंबर बी है आपका संकल्पना के उदाहरणों। ऑप्शन नंबर एक है संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। ऑप्शन नंबर बी संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी छात्रों को पूर्व अधिगृहित या अर्जित संकल्पनाओं को नई संकल्पना से जोड़ने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी छात्रों के उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर ई छात्रों को नए दृष्टांतों में संकल्पना को प्रयोग में लाने को कहना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे बताइए। ए बी डी ई और सी सही होगा, ए बी डी सी और ई सही होगा, या डी ए बी ई और सी सही होगा, या डी ए सी बी और ई सही होगा। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्रों के उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करना, यानी कि सबसे पहले आपका ऑप्शन आएगा डी। उसके बाद में आएगा आपका संकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, यानी कि ए। और उसके बाद में आपका आएगा छात्रों को पूर्व अधिगृहित या अर्जित संकल्पनाओं को नई संकल्पनाओं से जोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद में आपका आएगा संकल्पना के उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद में आएगा छात्रों को नए दृष्टांतों में संकल्पना को प्रयोग में लाने को कहना, तो ऑप्शन नंबर ई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका राइट आंसर होगा जी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आपकी परीक्षा में डाल दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्रयास करना चाहिए, यानी कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना। ऑप्शन नंबर बी केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं। ऑप्शन नंबर सी तथ्यों मूल्यों और आदर्शों पर बल देना। ऑप्शन नंबर डी केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं। केवल वाले तो आप देखते ही काट दीजिएगा, केवल वाले आप देखते ही काट दीजिएगा। अब देखिए आपके सामने बचे दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन बचे आपके सामने, तो दो ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। सबसे उचित आंसर आपका क्या होगा। विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा तथ्यों मूल्यों, क्या होगा आपका राइट आंसर, तथ्यों मूल्यों और आदर्शों पर बल देना, ये आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तथ्यों मूल्यों और आदर्शों पर बल देना। तथ्यों मूल्यों और आदर्शों पर बल देना, ये आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु प्रदान नहीं करता, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए नागरिक शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी इतिहास, ऑप्शन नंबर सी भूगोल और ऑप्शन नंबर डी रसायन शास्त्र। बताइएगा कौन सा नहीं है। तो सामाजिक विषय में आप सीधे सीधे देख सकते हैं, नागरिक शास्त्र आता है आपका, नागरिक शास्त्र एसएसटी के अंतर्गत आता है, इतिहास एसएसटी के अंतर्गत आता है, भूगोल एसएसटी के अंतर्गत आता है, रसायन विज्ञान आता है, रसायन विज्ञान साइंस में आता है, किस में आता है, साइंस में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल, ये किसका भाग है, सामाजिक अध्ययन का भाग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। नंबर एक उदाहरणों का प्रयोग, नंबर दो भाषा की सरलता और नंबर तीन व्यक्तिगत पद प्रदर्शन और नंबर चार उपरोक्त सभी। तो बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो उदाहरणों का प्रयोग, बिल्कुल सही बात है, उदाहरणों का प्रयोग होगा। भाषा की सरलता होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी भी बोलता है। व्यक्तिगत पद प्रदर्शन बिल्कुल होना चाहिए, व्यक्तिगत पद प्रदर्शन भी होना चाहिए, व्यक्तिगत पद प्रदर्शन भी होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी समझ गए होंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका डी उपरोक्त सभी। उदाहरणों का प्रयोग भी होना चाहिए, भाषा की सरलता भी होनी चाहिए और व्यक्तिगत पद प्रदर्शन भी होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की एक ऐसी कड़ियों को मतलब चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, आपका समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इसमें शिक्षक विद्यार्थी को अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है, विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आपका, चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ और समस्या समाधान को सीमित करती हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, सीमित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए, इसे भी छोड़ देते हैं। समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है, यानी कि शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। नहीं, ये भी गलत है आपका। चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। यहाँ पे ये भी आपका रॉन्ग होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे उचित शिक्षण हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य तथा उनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका, सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो अभी प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित क्यों नहीं करना चाहिए, ये गलत है आपका। सामाजिक मुद्दों और उनके सामाजिक समाधान के व्यापक जानकारी, नहीं, ये भी गलत है आपका। सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यहाँ पे आपके कहता विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। राजनीति से क्या करना है हमें, राजनीति नहीं बढ़ानी है हमें, ये भी गलत है आपका। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका बी होगा, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करना तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों में जागरूक कराना। तो सबसे महत्वपूर्ण है क्या, विद्यार्थी को प्रश्न पूछना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये लो भाई, अगला क्वेश्चन आया, नए तरीकों से प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइए, प्रश्न पूछा है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है, मछलियों, यानी कि आप ये समझ लीजिए मछली पालन पूछा गया आपसे, सीधा लैंग्वेज चेंज की है पर आपसे पूछा गया मछली पालन पूछा गया आपसे यहाँ पे। तो मछली पालन सभी जानते होंगे कि पिसीकल्चर से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है, यह रेशम पालन से है। किससे है, रेशम पालन से है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती होती है, इससे अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर, ये फल सब्जी उत्पादन से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता ही रहता है आपका। तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पिसीकल्चर या मत्स्य उत्पादन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन। तो सेरीकल्चर को क्या बोलते हैं, रेशम पालन बोलते हैं। सेरीकल्चर को क्या बोलते हैं, रेशम पालन बोलते हैं। विटीकल्चर को क्या बोलते हैं, आपका अंगूर की खेती होती है विटीकल्चर में। और हॉर्टिकल्चर फल व सब्जी उत्पादन से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 ईंधन, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी कोयला। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्या है, परंपरागत, गैर परंपरागत पूछा गया है। तो परंपरागत स्रोत कौन से हैं इनमें से, आप ये देख लीजिएगा।
तो ईंधन क्या है? ईंधन क्या है? परंपरागत है। प्राकृतिक गैस, आपकी प्राकृतिक गैस ये भी आपकी परंपरागत है, और कोयला ये भी आपकी परंपरागत जो है ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका क्या बचा? सौर ऊर्जा। ये क्या है? ये गैर परंपरागत है। क्या है ये? गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सौर ऊर्जा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कैसी लग रही है आपको हमारी क्लास? क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसका कथन है ये? तो ऑप्शन नंबर सी एल ऑगदेन का है, ऑप्शन नंबर 2 डी पार्चेल का है, ऑप्शन नंबर सी कजे एल बेल का है, ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे का है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या कहा इन्होंने? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये किसका है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे। जीन पियाजे का कथन है। और जीन पियाजे ने कितनी अवस्था दी है विकास की? तो इसने सीखने के विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी दी हैं? 4 अवस्थाएं इन्होंने दी हैं। तो पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं दी हैं सीखने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पियाजे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछे ही जा रहे हैं और पूछे ही जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अनन्य, ऑप्शन नंबर 2 विशेष, ऑप्शन नंबर 3 समावेशी, और ऑप्शन नंबर डी आधुनिक। तो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो सभी को मिलाकर के एक समूह में जो शिक्षण होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वही चीज़ ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो समूह में शिक्षण जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो समूह में जो समूह शिक्षण कराया जाता है उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? समावेशन होता है। समावेशन होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? समावेशी शिक्षण। क्या बोला जाता है? समावेशी शिक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग समझ गए होंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? 3 समावेशी। तो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो समावेशी प्रकार से सीखते हैं। समावेशन शिक्षण के साथ सीखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा आज की क्लास का, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इतिहास में, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर सी भूगोल में, और ऑप्शन नंबर डी आपका राजनीति विज्ञान में। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर इतिहास में, ऑप्शन नंबर 2 अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर 3 भूगोल में, और ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर 4 राजनीति विज्ञान में। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भूगोल में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आएगा आपके परीक्षा में, आता है ये एक प्रश्न बनता है यहाँ से। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी क्लास? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी स्टडी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, और आशा करते हैं कि आप निश्चित ही आगामी होने वाली परीक्षाओं में सफल होंगे और निश्चित ही एक सरकारी अध्यापक बनेंगे। पूर्ण विश्वास कर लीजिए, विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप विश्वास करके किसी कार्य को करते हैं तो अपने लक्ष्य को जरूर ही प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले विश्वास होना ज़रूरी है। तो खुद पर विश्वास कीजिए और बस लग जाइए अपने कार्य की ओर, क्योंकि जब तक आप कार्य की तरफ नहीं लगेंगे तब तक ये कैसे निश्चित होगा कि आप उस लाइन में हैं। जब तक आप अपने कार्य की ओर अग्रसर नहीं होंगे, अपना सब कुछ उस तरफ समर्पित नहीं करेंगे, मन से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप सफल नहीं होंगे। असफलता हमारे ही खुद के द्वारा होती है, हम ही इसका कारण होते हैं, कोई इसका कारण नहीं होता है। हम सोचते हैं हमने एग्ज़ाम दिया पास नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी होती है। तो अपनी कमी देखिए, उसे जो है सुधारिए
और आगे बढ़िए, निश्चित ही आप सफल होंगे। आपको अब देखना, आपको कहने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि कोई ऐसा बहाना नहीं मिलेगा जहां आप कह पाओ कि मुझे समय नहीं मिला, मैं कर नहीं पाया, मैं पढ़ा नहीं था, मैं पढ़ी नहीं थी, या मेरे साथ ये समस्याएं थी। देखिए, समस्याएं और संघर्ष जीवन में सभी के साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, इससे कोई नहीं छूट पाया है, क्योंकि ये सामाजिक जो आप समाज में रहते हैं उसके अंतर्गत ये व्यवहार आता है, और इस समाज के अंतर्गत अच्छाई बुराई सुख दुख सभी चलते रहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सब चीज़ को एक तरफ रख दीजिए और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इससे होगा ये कि आपका जो है कंसंट्रेट आपकी पढ़ाई की तरफ होगा, और आप जो पढ़ेंगे वो निश्चित तौर पर आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा, और परीक्षा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और निश्चित तौर पर आप दिए गए प्रश्न में उचित विकल्प जो है मार्क करके आएंगे, यानी कि सही निशान लगा करके आएंगे। और निश्चित ही आप देखना कि परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद में या परीक्षा देने के उपरांत ही आपको पता चल जाएगा कि हम पास हैं या फेल। आपको रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना है, आप खुद में 100% हैं। इसलिए मेरी आप सभी से जो है निवेदन है या प्रार्थना है, ये समझ लीजिए, कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहेगा कि आप बच्चों का बुरा हो, आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी शिक्षक नहीं चाहेगा। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बस ये है कि अपना पूर्ण तन मन धन से जितना भी समय आप परीक्षा को दे रहे हैं, 15 मिनट 1 घंटा, हम ये नहीं कह रहे आप 20 घंटे पढ़ो, 14 घंटे 15 घंटे, नहीं, जितना भी पढ़ रहे हो, पर पूर्ण समर्पण आपको अपनी पढ़ाई को देना है। जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि थोड़ा पढ़ लिया फिर दूसरा पढ़ लिया, ऐसा नहीं मत पढ़ो। जो भी टॉपिक या जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से उसको रिकॉल कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, और हफ्ते में या 4 दिन में इस तरह से अपना एक टाइम रूटीन बना लीजिए कि जो आपने पढ़ा है 3-4 दिन पहले उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि परीक्षा में आपको आता है पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, और कन्फ्यूजन का कारण यही होता है कि आप उसका रिवीजन नहीं करते, ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप अपने कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से सुधारात्मक रूप में कीजिए कि आपकी आगामी परीक्षा, जो भी आप परीक्षाएं दें, उनमें आप सफल हों, असफल ना हो। ये मत सोचिए कि सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं हम और सीटेट की परीक्षा पास करनी है और हम आगे सुपर टेट या किसी और शिक्षक भर्ती में बैठ जाएंगे तो हम आसानी से जो है एक सरकारी जॉब पाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी स्टडी जो आज कर रहे हैं वो आपकी स्टडी आगे काम आएगी, इसको बरकरार रखना है, इसको रिवीजन करते रहिए। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम निश्चित तौर पे आपको ऐसी जो है प्रश्नों की श्रृंखला देते रहेंगे। आगे हम ऐसी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके लिए आएंगे, तो जुड़े रहिए आप। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।